साथियों नमस्कार। प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात का कार्यक्रम होता है। उसी कड़ी में आज इस माह का पहला रविवार है, तो लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा कौशाम्बी की मन की बात पिछले लंबे समय से किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ के अपनी बात भी कहते हैं। आज मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो लोग जुड़े हैं और जो आगे जुड़ेंगे, सभी से आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इस लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में लोगों के सुझाव भी मांगे जाते हैं, समस्याएं भी मांगी जाती हैं और पूर्व में भी आप लोग के द्वारा बहुत सारी समस्याएं बताई गई, सुझाव दिया गया और उसको समाधान करने का प्रयास भी किया जाता है। आज मैं विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं कि जो भी कौशाम्बी लोकसभा के से जुड़े समस्याएं हैं, अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माता और बहनों को मैं निवेदन करूंगा, जब कमेंट बॉक्स में आप कोई विषय लिखें तो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, गांव का पूरा पता और साथ में मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, क्योंकि अगर उस संदर्भ में कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो उसमें बड़ी ढूंढने में कठिनाई होती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग कमेंट में कुछ लिखने से पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखें, जिससे मेरी टीम अगर कोई समस्या आती है तो आपसे संपर्क करके पूरा विवरण प्राप्त कर सके। पुनः लोकसभा कौशाम्बी की मन की बात में जुड़े हुए सभी साथियों का, नौजवान साथियों का, किसानों का, मजदूरों का, भाइयों का, बहनों का, युवाओं का विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं। पिछला महीना कौशाम्बी के लिए बहुत ही गौरवशाली रहा है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात होती है महीने के अंतिम रविवार को, उसी के बाद हम लोग महीने के प्रथम रविवार को उस पर चर्चा करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले पिछला महीना कौशाम्बी के लिए बहुत ही गौरवशाली रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां देश का स्वर्णिम विकास हो रहा है, वहीं पर खेल के क्षेत्र में भी लगातार विकास हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि अब भारत चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो और चाहे नेशनल गेम हो, ओलंपिक और एशियाड में जहां लगातार हम लोगों की रैंक में सुधार हो रहा है, वहीं पर राष्ट्रीय खेलों में लगातार एक नए कीर्तिमान देश के खिलाड़ियों के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में कौशाम्बी की बेटी सुनीता, जो कुवैत में एशियाड युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3000 मीटर की दौड़ थी, उसमें सिल्वर मेडल जीतने का काम किया। इससे केवल देश का और प्रदेश का नाम ही गौरव नहीं किया, बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि कौशाम्बी का नाम भी उन्होंने पूरे विश्व क्षितिज पर स्थापित करने का काम किया। साथ ही साथ कौशाम्बी के सानिध्य द्विवेदी ने भी एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश के साथ कौशाम्बी का नाम रोशन किया है। इन दोनों युवा खिलाड़ियों को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका अभिनंदन भी करते हैं, बधाई भी देते हैं और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पिछले महीना कौशाम्बी के लिए विशेष रूप से और भी महत्वपूर्ण रहा कि मनोरी बाजार के लोग बड़े लंबे समय से
चौरी चौरा ट्रेन की स्टॉपेज की मांग कर रहे थे। रेलवे एक्ट के अनुसार किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव 25 किलोमीटर से कम पे नहीं किया जा सकता और प्रयागराज से मनौरी की दूरी रेलवे ट्रैक पर मात्र 18 किलोमीटर है, जिसके कारण इसमें बहुत समय लगा। लेकिन लंबे संघर्ष और प्रयास के बाद और क्षेत्रवासियों के लगातार उत्साह के और उनकी मांग को देखते हुए माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने चौरी चौरे का स्टॉपेज किया। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मनौरी बाजार के लोगों को जो आसपास 50 गांव में, चाहे चरवा हो, सरायकील हो, तिलापुर मोड़ हो, चायल हो, सुदोवर हो, सभी जगह के लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पर, तब एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमा, जहां पर कोरोना काल में लगभग सभी ट्रेनों का स्टॉपेज समाप्त कर दिया गया था, वहां के व्यापारी, वहां के मजदूर, वहां के पत्रकार, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ जन उसको लगातार मांग को लेके आंदोलनरत थे। मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी की मंडल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता को, जो गहमर की बहू है और जो उनकी समस्या को समझा और उस समस्या को लेके मेरे पास आए और मैंने प्रयास किया। उस प्रयास का परिणाम रहा कि गहमर स्टेशन पे 3 तारीख से फरक्का का स्टॉपेज शुरू हुआ। मैं इस स्टॉपेज के वजह से जिन लोगों को लाभ हुआ, गहमर के सैनिकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से, और विशेष करके गहमर की बहू और जो भारतीय जनता पार्टी की मंडल की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने गहमर के सैनिकों की पीड़ा को समझा, पत्रकार बंधुओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीड़ा को समझ के प्रयास किया और आज सफलता मिली। तो मैं प्रियंका बिलदस्ती को भी बधाई देता हूं कि आपके प्रयास से एक वहाँ स्टॉपेज शुरू हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि अभी ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक जी। ये गौरव की बात है और मैं तो समझता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में इससे बड़ा तोहफा देशवासियों को नहीं मिल सकता। जिस ब्रिटानिया हुकूमत ने हम पे लंबे समय तक शासन किया, आज एक भारत का बेटा, माँ भारत की भारतीय कोख से पैदा हुआ बेटा आज उनका नेतृत्व कर रहा है। साथ ही साथ अभी गुजरात में भी नेशनल गेम का आयोजन हुआ, उसमें भी देखने को मिला कि बहुत सारे राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा गया, नए रिकॉर्ड स्थापित किए गए। ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में भारत, चाहे एशियन हो चाहे ओलंपिक गेम हो, इसमें अब केवल नीचे से गिनती नहीं होगी बल्कि ऊपर से पदक तालिका में हमारा स्थान होगा। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में जहाँ देश एक नई ऊंचाई छू रहा है, नित्य नए इतिहास लिख रहा है, वहीं पर खेल की दुनिया में भी भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में विशेष उल्लेख छठ की पूजा का किया था। दुनिया भर में करोड़ों बिहारवासी दुनिया में रहते हैं और छठ का महापर्व बिहार वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और पूरे दुनिया में जहां भी बिहार के भाई बहन रहते हैं इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने केवल त्यौहार के छठ के महत्व को ही नहीं बताया, बल्कि सूर्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है उसको भी
बहुत बाखूबी से रेखांकित किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सोलर उत्पादन में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन देश बन गया है। तो ये हुआ है तो केवल और केवल भगवान सूर्य की कृपा से। लेकिन हम लोग त्यौहार तो मनाते रहे, लेकिन कभी इस ओर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी जानते हैं कि किसी भी विषय में बहुत विस्तृत अध्ययन के बाद समाज को जोड़ते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसी विषय को लेते हैं और देश का आह्वान करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक लोग प्रधानमंत्री जी को जोड़ते हैं। हम लोग और भी सौभाग्यशाली हैं कि लंबे समय के बाद देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको देश की जनता उनके आह्वान पर कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की चर्चा किया। मिशन लाइफ में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा जो हमारी दिनचर्या है वो हमेशा पर्यावरण के साथ होना चाहिए। पर्यावरण के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से एक तरफ जहां पर्यावरण सुरक्षित होगा वहीं हम स्वस्थ भी रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ कार्यक्रम को लॉन्च किया है, उसको विस्तृत जुड़ने की जरूरत है, उसके साथ अपने जीवन की दिनचर्या को जोड़ने की जरूरत है। और भारतीय परंपरा और भारत का जो गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है वो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ के जीने की एक आह्वान करता है। और हमारे ऋषि मुनि हमेशा पर्यावरण को संरक्षण देने की बात किया जाए या पर्यावरण को संवर्धन करने की बात किया जाए या पर्यावरण को मजबूत करने की बात किया जाए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा इसका आह्वान किया। और शायद दुनिया में अकेला भारतीय धर्म है जो यहाँ पर पेड़ पौधों की भी पूजा होती है। पेड़ पौधों को पूजा का तात्पर्य वास्तव ही है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को संवर्धित करना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ शुरू किया है, इसमें हम लोगों को जुड़ने की जरूरत है। और निश्चित रूप से मैं इसमें एक बात कहूंगा कि दुनिया में कोई भी दवा हो वो बीमारी होने के बाद काम आती है, लेकिन यदि आपने पर्यावरण के साथ जीने की कला को सीख लिया और पर्यावरण के साथ अपने को जोड़ लिया और पर्यावरण के साथ अपनी दिनचर्या को जोड़ लिया तो निश्चित है कि आप कम से कम बीमार होंगे। और जब बीमार कम होंगे तो दवा की भी आवश्यकता कम पड़ेगी। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में नेशनल गेम्स गुजरात में जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया एक थीम के साथ कार्यक्रम को संपन्न करें। और आज हम लोग गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक है, देश मजबूत है, देश जितनी तेजी के साथ जुड़ा है और उतनी ही तेजी के साथ देश का विकास भी हुआ है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना होगा। मैं आह्वान करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों से कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात की जाती है। और इस मन की बात में पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, समाज से जुड़े विषय पे बात होती है, समाज के विभिन्न पहलुओं पर बात होती है, समाज के विभिन्न उपलब्धियों पे बात होती है, समाज के विभिन्न समस्याओं के समाधान पर बात होती है। तो मेरा आग्रह है कि इससे जुड़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो कौशाम्बी लोकसभा मन की बात का जो प्रेरणा स्रोत है वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जब अगले माह माननीय प्रधानमंत्री जी अंतिम रविवार को मन की बात करेंगे तो आप लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। और केवल सुनने की जरूरत नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नमो ऐप पर सुझाव भी मांगे जाते हैं, तो आप उससे जुड़ के अपना सुझाव भेजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सुझावों का अध्ययन करके जो समाज के लिए उपयोगी है उसको सम्मिलित करते हैं। तो हम लोगों को सुनना नहीं है बल्कि अपने को उससे पूरी तरह से जोड़ना है,
अपना सुझाव भी देना है। कार्यक्रम के हम लोग तीसरे चरण में केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम पिछले महीने किए जाते हैं उसको हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। देश में परमाणु हथियार ले जाने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक अगेन प्राथमिकता का मिसाइल का परीक्षण किया है। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित और भारत के युवाओं के द्वारा निर्मित है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से कहा था, वादा किया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और आने वाले समय में बाकी नौकरियों को युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से माननीय केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी जी के द्वारा लगातार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसकी एक मर्यादा है, एक सीमा के बाद नौकरी नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरा युवाओं से निवेदन है कि हमको स्वरोजगार के विषय में सोचना चाहिए। स्वरोजगार की मजबूती के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। आज हम लोग गौरव के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप की शुरुआत की और उस स्टार्टअप में आज भारत पूरे दुनिया को लीड कर रहा है। हमारे देश के युवाओं के पास क्षमता है, ताकत है, एक बार वो सोच भर ले। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब देश के युवाओं से आह्वान किया स्टार्टअप में, तो आज देखिए ना, नए स्टार्टअप रोज आ रहे हैं। नित्य नए कोई ना कोई स्टार्टअप युवाओं के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इस स्टार्टअप को भारत सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए मेरे देश के युवाओं से निवेदन है कि नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी सोचना चाहिए। अब समय आ गया है कि हमको नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए, जिससे यह देश मजबूत हो। साथ ही साथ यह महीना बहुत एक मामले में और भी महत्वपूर्ण रहा, इसरो की एक नई और उपलब्धि। आप देख रहे हैं कि इसरो नित्य नए इतिहास लिख रहा है। अभी 36 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक जिस तरह से अंतरिक्ष में इसरो ने लॉन्च किया है, उसका इसरो के वैज्ञानिकों को हम लोग अभिनंदन भी करते हैं, बधाई भी देते हैं। और साथ साथ आज पूरी दुनिया इसरो को मुरीद हो गई है। अब दुनिया का बड़ा सा बड़ा देश, अफ्रीकी देश नहीं, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो से संपर्क कर रही है। ये हमारे लिए गौरव की भी बात है, हमारे लिए स्वाभिमान की भी बात है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और ये लगातार हमको दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई है। यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे निश्चित रूप से जहां पर नई नई फैक्ट्री लगेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं पर पर्यावरण की रक्षा भी बड़ी मात्रा में हो पाएगी। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी जी के द्वारा मेडिकल में हिंदी से का सिलेबस शुरू किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम लोग गांव से रहने वाले लोग हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये जो प्रदेश हैं, विशेष करके यूपी, एमपी, बिहार देखेंगे, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर युवाओं को बहुत बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती थी केवल इंग्लिश भाषा सीखने में। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योगी जी के द्वारा मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। इसलिए निश्चित रूप से इससे हमें युवाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने
15 लाख से अधिक दिए जलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप जैसा जानते हैं कि बड़ी लड़ाई और बड़े संघर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या का मंदिर हमारे लिए मात्र मंदिर नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का एक पुनः उत्थान का काल है, भारत के पुनः जागरण का काल है, भारत के गौरवशाली और वैभवशाली अतीत का प्रतीक है। और वहाँ पर माननीय योगी जी के द्वारा लगातार जिस प्रकार से उसकी भव्यता को लेके, उसके वहाँ पर मूल सुविधाओं को लेके जिस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और नित्य नए कार्यक्रम, नित्य नए उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे दुनिया के लोग भगवान राम के मंदिर को देखने आएंगे। इससे जहाँ एक और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय वैभव को दुनिया देखेगी, वहीं पर पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की बड़ी मात्रा में सृजन होगा, जिसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ प्रदेश सरकार द्वारा खेल महोत्सव प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के द्वारा स्कूल में खेल का आयोजन बेसिक से शुरू किया गया है। पहले सभी विद्यालय में हुआ, उसके बाद जिला स्तरीय हुआ, आने वाले समय में मंडल, फिर मंडल के बाद प्रदेश में होगा। और मुझको भी जिले के एक कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं वहाँ देख के हैरत रह गया कि कौशाम्बी जैसा पिछड़े क्षेत्र में भी कितनी प्रतिभा है, कितना लोग उत्साह से भाग लेते हैं। और उसका प्रमाण है कि अब कौशाम्बी जैसे छोटे से जनपद से एशिया में एक बेटा और बेटी जिस प्रकार से सिल्वर मेडल जीत के और गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, ये कौशाम्बी के गौरव की बात है। और माननीय योगी जी के द्वारा यह कार्यक्रम, ये खेल महोत्सव शुरू किया गया है। हम लोग निश्चित रूप से इसमें पूरी तरह से जुड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम में जो लोग भी जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को खेल की तरफ प्रेरित करें। वो समय गया जब लोग कहते थे कि बच्चे खेलने से बिगड़ जाते हैं। अब तो बच्चों को साइंस भी कहती है, सामाजिक वातावरण भी गवाह है कि बच्चे जितना खेलेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे और बच्चे जितना खेलेंगे उतने ही नशे से दूर रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर क्षेत्र में कोई बच्चा अच्छा खेलता है, परिवार में खेलता है, तो उसको मनोबल को बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम के एक चरण में लोकसभा कौशाम्बी में किए जाने वाले कार्य की भी चर्चा करते हैं हम लोग। मैं आज बड़े हर्ष के साथ, खुशी से आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि गांव-गांव इलाज करने के लिए मेरे द्वारा मोदी वैन की शुरुआत की गई थी। 5 मोदी वैन की शुरुआत की गई थी, जिसको देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के द्वारा हरी झंडी दिखा के दिल्ली से रवाना किया गया था। अब वो मोदी वैन पूरी तरह से क्रियाशील हो गई है। अब ये लगातार चलना शुरू हो गई है। अगले 1 सप्ताह तक सभी नगर पंचायतों में जाएगी। इस कार्यक्रम से जुड़े मेरे सभी साथियों से, नागरिकों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, उससे जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। ये मोदी वैन में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण उसमें व्यवस्था की गई है। जैसे एक ब्लड सैंपल से 39 जांच आपकी होगी और जांच के बाद अगर कोई गंभीर बीमारी समझ में आती है तो उसको जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। अगर जिला अस्पताल इलाज नहीं कर सकता और जो पेशेंट है वो कहता है कि हमारा प्राइवेट में इलाज कराइए, तो उसका प्राइवेट से इलाज कराया जाएगा। अब सवाल उठेगा कि प्राइवेट में पैसा कहाँ से आएगा, तो जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है उसका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जाएगा, और जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रयास किया जाएगा। और इलाज के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष मिलता है और मुख्यमंत्री राहत कोष भी मिलता है। तो जिन लोगों को जो आवश्यकता होगी, वो वैन केवल जांच करने वाली वैन नहीं है, वो आपको तत्काल राहत पहुंचाने वाली है। इसलिए मेरा कौशाम्बी के लोगों से निवेदन है कि इस मोदी वैन से जुड़ के पूरी तरह से इसका लाभ लें, प्रचारित प्रसारित करें।
यह मोदी वैन सरकारी नहीं है, यह मोदी वैन की शुरुआत आप लोगों की प्रेरणा से कौशाम्बी विकास परिषद के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है और इसमें समाज के बहुत प्रमुख लोग जुड़े हैं और लोगों ने अपनी स्वयं की प्रेरणा से उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए जो समाज के संवेदनशील लोग हैं वो लोग जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। मोदी वैन में और क्या शुरुआत, क्या परिवर्तन करना चाहिए, कौन सा सुधार करना चाहिए, आप सुझाव हमको दे सकते हैं और ये सुझाव देंगे। निश्चित रूप से आपके सुझाव के आधार पर जो आवश्यकता होगी उसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इधर डेंगू को लेके एक समस्या देखने को आएगी। प्रशासन को पूरी तरह से निर्देश दे दिया गया है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने पास आसपास डेंगू का मच्छर पनपने ना पाए, इसके लिए आप लोग कहीं पानी मत जमा होने दीजिए और अगर किसी गांव में छिड़काव नहीं हो रहा है तो इस फेसबुक के माध्यम से जो लाइव का कार्यक्रम हो रहा है उस पर आप विवरण उपलब्ध कराइए, गांव का नाम नोट कराइए। हम लोग तत्काल मेडिकल टीम भेज के नगर पालिका को भेज के, नगर पंचायत को भेज के, जिला प्रशासन को भेजकर हम लोग वहाँ छिड़काव भी कराएंगे। और डेंगू होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं, मेरे घर में 3 लोग डेंगू से पीड़ित हुए और प्लेटलेट शुरू में बहुत तेज़ी से घटता है, लेकिन अगर इसका समय पर हम लोग ध्यान दे दें और लापरवाही ना बरतें तो इसके दुष्परिणाम से या नुकसान से बचा जा सकता है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हमको बूस्टर डोज को लगवाना चाहिए और आज गौरव के साथ कह सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में 40% डोज लगा के पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पहुंच गया है। तो स्वास्थ्य टीम से जुड़े हुए सीएमओ की टीम को, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा बहनों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और हमको आशा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है और लगातार नंबर 1 पर बने रहेगा। इसी प्रकार किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेतों में पराली न जलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी पर्यावरण संरक्षण की बात की। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि हमको पराली जलाना नहीं चाहिए। पराली जलाने से 2 नुकसान एक साथ होता है। एक तो पर्यावरण का नुकसान बहुत होता है और साथ ही साथ पशुओं को चारा नहीं मिलता। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, जो हमने निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किया है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में पशु चारा की ज़रूरत है। यदि आपके खेत में पराली अधिक है तो कृपया काट के वहाँ दे दें, उसको जलाएं ना, ये निवेदन है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम लोग जो कौशाम्बी में दुखद घटनाएं घटती हैं उसका भी हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। उसी कड़ी में मुझको बताना है, अतर सुइया सराय अखिल में 6 अक्टूबर को रियांसी और शिव बाबू जो 6 वर्ष के हैं, सर काटने से मौत हो गई है। दूसरे 10 अक्टूबर को जितेंद्र सिंह जो 20 वर्ष के थे, सिंगवल कौशाम्बी के रहने वाले हैं, टैंकर के दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई। 12 अक्टूबर को विष्णु पटेल उम्र 43 वर्ष जुआराम मंझनपुर के रहने वाले हैं, इनकी भी दुर्घटना से मृत्यु हुई है। 13 अक्टूबर को संस्कार जो मात्र 3 वर्ष का बच्चा था, बरौला चराहा में सर काटने से मौत हो गई। 15 अक्टूबर को दीपक प्रजापति जिसकी आयु 18 वर्ष थी, मलार पिजरी मंझनपुर में, इनका भी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। 24 अक्टूबर को लवकुश 32 वर्ष पुत्र रामलाल पूरब सरावा का मजरा कोयली पश्चिम सरिया है, कार की टक्कर से मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 25 अक्टूबर को फैज 18 वर्ष और समीर 19 वर्ष पूरा मुक्ति बरौनी के हैं,
डिवाइडर पर बाइक टकराने से मौत हो गई। साथियों, जब इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो बहुत मन को पीड़ा देता है। मैं अपने सभी कार्यक्रम में हमेशा निवेदन करते आया हूँ कि देश में सीमाओं पे जितने सैनिक देश की सीमा सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान नहीं करते, उससे ज़्यादा लोग देश में प्रत्येक वर्ष दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम सभी को जीवन में यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात का नियम ही है जो हमको सुरक्षित रख सकता है, हमारी जान की रक्षा हो सकती है। साथ ही साथ अभी जो DFCC द्वारा एक लाइन बनाई जा रही है मालगाड़ी के लिए, एक बच्चा 24 वर्ष का लवलीन सरवाकाजी का रहने वाला है, उसका भी जो टेस्टिंग ट्रेन थी उससे टकरा के उसकी मृत्यु हो गई। बहुत पीड़ादायक था, मैं स्वयं वहाँ पर गया था। साथियों, मैं पुनः ये निवेदन करते हुए कि हमको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और जो लोग ये असमय दुनिया छोड़ के चले गए हैं, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दुखद पीड़ा को सहने की क्षमता परिवार को सभी सदस्यों को दे और परमपिता परमेश्वर ऐसे सभी पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को ये इतना बड़ा जो सदमा है, पीड़ा है, सहने की क्षमता दे। मैं पुनः आप सभी का आभार, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ पुनः कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखते हैं पहले अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखें, जिससे केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपकी समस्याओं को संज्ञान में लेकर उसके समाधान के लिए प्रयास किया जाए। और समस्या से संबंधित अगर कोई बात हो तो मेरी यहाँ जो टीम बैठी है वो इसको संज्ञान में लेने के लिए आपसे संपर्क भी कर सके। पुनः लोकसभा कौशाम्बी के मन की बात में जुड़े हुए सभी नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, किसानों का, क्षेत्र से जुड़े सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।